नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम करे योग रहो निरोग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। भारत में योग की परंपरा कई सदियों पुरानी है। शारीरिक मानसिक विकास के लिए योग का एक खास महत्व है। आज की इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में जब हमारे शरीर को कई सारी बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, तब योग की महत्वता और भी बढ़ जाती है। योग हमें शांति, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और हमें एक नई ऊर्जा का संचालन करता है। भारत हमेशा से योग गुरु माना गया है। भारत ने योग को पूरे विश्व भर में पहुंचाया और तभी विश्व के सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। आज हम जानेंगे योग के कई सारे पहलुओं के बारे में, योग की क्या महत्वता है हमारी ज़िंदगी में, और इस बारे में आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर के शर्मा जी, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा से, और डॉक्टर अनीता गौतम, जो स्पेशलिस्ट हैं रीजनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल छोटा शिमला से। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। हम बात करें आयुर्वेदा के बारे में और योग के बारे में, तो सबसे पहले जब मैं योग की बात कर रही हूँ तो अभी बहुत जल्दी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि 21 जून को ही क्यों चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए? 2014 में जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में ये बात आई कि ये हमारी धरोहर है, इंटरनेशनली इसको कैसे पॉपुलराइज किया जाए। जी। तो उन्होंने एक संगठन, लगभग 200 कंट्रीज मिली और उन्होंने डिसाइड किया, और पहली बार जो योग हुआ वो 21 जून 2015 को लगभग दुनिया की 192 कंट्रीज ने योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। जी। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया, जो आध्यात्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर से कैसे विश्व के लोग स्ट्रांग हो सकते हैं, जी। आपस में इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये उनकी सोच है जी। और उसी के निर्णय के अनुसार एक ये दिन निश्चित हुआ, और तब से ये कंटिन्यूसली इस बार जो 21 जून को होगा, ये 6th इंटरनेशनल योगा डे होगा। जी, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ आप लोगों को भी जो सबको योगा सिखा रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद। जो इस बार का हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, तो उसका भी क्या कोई थीम रहेगा? क्योंकि हर बार का एक थीम होता है, जैसे पिछली बार हमारा हार्ट से रिलेटेड था, हार्ट डिजीज से रिलेटेड था, तो इस बार का क्या थीम है डॉक्टर साहब? घर में परिवार के साथ जी योग, यही थीम है। घर में परिवार जी, क्योंकि आजकल जो हमारी सिचुएशंस है, जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसमें घर में ही रहकर योग करने में समझदारी है। बिल्कुल जी, क्योंकि हम भी आयुर्वेदा विभाग के हैं जी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटोकॉल है जी, उसी को गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अपनाती है। जी, तो उस प्रोटोकॉल के तहत ये जो थीम है, घर में रहकर परिवार के साथ योग, जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक थीम है, और इसका एक बहुत ही महत्व है, क्योंकि फिजिकली योग होगा नहीं, बड़े बड़े सेमिनार नहीं होंगे, तो घर में अकेले नहीं, पूरे परिवार को, और साथ में तो आपने और भी स्कीम्स पढ़ी होंगी कि उसको वीडियो बनाओ, डाउनलोड करो, पॉपुलराइज करो। जी। तो मेन इसका जो मकसद है कि हम इस योगा को हर घर तक, हर छोटे से बड़े तक कैसे पहुंचाएं, ताकि वो अवेयर हों और इस सिनेरियो में इधर उधर ना देखते हुए घर में ही योग की क्रियाएं और प्रैक्टिसेस करें। जी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप स्पेशलिस्ट हैं आयुर्वेदा में, तो क्या आयुर्वेदा और योग भी आपस में किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल मैम, आयुर्वेदा और योग ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। जी। ये जो आयुर्वेद है ये स्वास्थ्य का ज्ञान है, और जो योग है ये भी हमें स्वस्थ बनाने के लिए ही किया जाता है। जी। तो योग और आयुर्वेद तो आपस में बहुत ही इंटर रिलेटेड है।
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जी योग है। और आयुर्वेद भी यही हमारा जो सिद्धांत है, 2 सिद्धांतों पे काम करता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जी। पहले तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, वही हमें योग प्राणायाम से मिलता है और वही हमें आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद में जैसे कि हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारे कंसेप्ट्स लिए जाते हैं, ये आयुर्वेदा में है। और योग भी किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम निरोग रह सकते हैं, ये इसमें बताया जाता है। तो इस हिसाब से योग और आयुर्वेद दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जी मैम, मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाना चाहूँगी कि शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास है योग। Yes. तो इस बारे में कुछ डिटेल में बताएं मैम। देखिए, शरीर, मन और आत्मा, जो योग है, जो भी हम करते हैं उसमें थोड़ा सा मैं इसकी परिभाषा बताना चाहूँगी। जैसे योग कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक अगर हम करते हैं तो योग है। और इसमें शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का मिलन। जैसे कि हम यहीं बैठे हैं, मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें कहा जाता है कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। यहाँ बैठकर भी हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम उसको कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, वह योग है। जी। एक छोटा बच्चा है, टीचर का एक मैं अपना उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं एक चिकित्सक हूँ और इसमें अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, शरीर, मन और आत्मा, शारीरिक रूप से मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो मुझे अपना सब कुछ बता रहा है। मानसिक रूप से वो मुझे अपनी सब कुछ, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, वो मुझसे जुड़ा हुआ है जी। और आध्यात्मिक रूप से अगर मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु, ये मेरे पास आया है पेशेंट, लेकिन इसको आपने ही ठीक करना है जी। मतलब शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को हम मिलाऊंगी तो वह योग है। तो जो मैं पेशेंट को एक परफेक्टली देख रही हूँ, वो भी योग है। वो भी एक तरह। मैम, आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, जिससे आप भी वो करेंगे कि इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो गया है, हमें बहुत सारे काम रहते हैं, स्ट्रेस। तो ऐसे में योग कैसे महत्वपूर्ण है? क्या कर सकते हैं हम योग को लेकर? इस थोड़ा सा ऐसा है कि जो हमारा जो शास्त्र है ना जी, हम जो दोष हैं आयुर्वेदा में, जी। आयुर्वेद 3 दोषों पे आधारित है, वात, पित्त, कफ जी। जब ये दोष इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। अच्छा। लेकिन इनके साथ मन, आत्मा, इंद्रिय, एक ये सारी चीजें जब स्वस्थ की जो परिभाषा है, सम दोषः सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अवधीयते जी। ये सारी चीजें जो हैं हमारी, जब ये स्वस्थ प्रसन्न है, हमारा मन प्रसन्न है, हमारी आत्मा प्रसन्न है, हमारा शरीर प्रसन्न है, बीमारी रहित है, वही आदमी स्वस्थ है। बिल्कुल। इन चीजों को सामंजस्य बैठाने के लिए ही योग है जी। बीमार व्यक्ति के लिए तो हम औषधि देंगे, शोधन करेंगे, शमन चिकित्सा करेंगे, लेकिन मन, आत्मा, इनका सामंजस्य शरीर के साथ बिठाने के लिए हम योग करेंगे। जी। बाहरी तत्व जैसे कि प्रदूषण हो गया, तनाव हो गया और वर्कलोड भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें योग की क्या महत्ता है? योग का ही महत्व है इन चीज़ों में जी। आसन जितने भी हमारे हैं योगा के जी, वो हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है बॉडी की, प्राणायाम जो इसमें एक साथ चीज़ आज जुड़ जाती है, तो वो एक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इंसोम्निया है, किसी को नींद नहीं आती है, उसको ठीक करने के लिए हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे प्राणायाम के आसन हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, ये इन्होंने योग और नेचुरोपैथी में और आगे कोर्स किया हुआ है, तो इन चीज़ों को ये भी बड़ी विस्तृत रूप से आपको और पब्लिक को समझाएं। जी। हम बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन की भी, मतलब डिप्रेशन से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, तो उसके बारे में मैम बताएं कि उसमें योग कैसे उपलब्ध कर सकता है? देखिए, योग जो है ना केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है। आज का टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक, जैसे आप बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, लेकिन जब हम योग करते हैं, वो ध्यान है, एक ध्यान है, उस चीज़ से हमें अपने आप को हटाना है, वो कहीं पे अपने आप को कंसंट्रेट करना है, और वही ध्यान जो है हमें स्ट्रेस फ्री करता है। इसमें प्राणायाम है, हम कहते हैं गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। नेचुरल वे में जो हम लेते हैं सांस, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो वहाँ पे हमारा पूरा कंसंट्रेशन
अपनी सांसों की तरफ होता है। और जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये जो हम प्योर ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है। तो ये जो ऑक्सीजन लेना, छोड़ना और ध्यान लगाना, ये हमारे स्ट्रेस को बहुत कम करते हैं। जी मैम, किसी भी जो इंसान है या कोई आदमी है, जो कोई भी नॉर्मल इंसान है, क्योंकि योग आप कह रहे हैं कि सभी के लिए है, तो कितनी बार करना चाहिए योग? दिन में कितनी बार और कितने समय के लिए करना चाहिए? देखिए, योग के लिए कुछ एक नियम है जी। इसका नियम ये कहता है कि हमें जो है योग खाली पेट करना है जी। प्रातः हमें सूर्योदय से पहले करना है। और अगर हमने खाली पेट के साथ अगर हमने कुछ खाया है, तो अगर हमने लाइट नाश्ता किया है तो उसके 2 घंटे के बाद, और अगर हमने हैवी मील लिया है तो उसके 4 घंटे के बाद हमें अगर किसी ने सिर्फ चाय पी है, तो ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो भी आप थोड़ा इसमें कम से कम 1 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। जी, 1 घंटे का गैप जरूरी है। 1 घंटे का गैप होना चाहिए। और जब आप योग करते हैं उसके बाद भी आपको आधा घंटे तक कुछ नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने योग प्राणायाम किया और उसके बाद एकदम आप उठ के चाय पी रहे हैं, या ग्रीन टी का आजकल जमाना है, ये नहीं, थोड़ा सा गैप रखना होता है। तो ये रहता है, ये इसका नियम है कि हमें जो है खाली पेट करना है, सूर्योदय से पहले करना है। हाँ, शाम को भी कर सकते हैं, शाम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन वही रहता है कि आपके खाने का जो है आपका उसके 3-4 घंटे के बाद आप करें। आपको खाने के 3-4 घंटे बाद करना है, और कितने समय के लिए करना? अब ये समय डिपेंड करता है, आप 20 मिनट से 1 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 20 मिनट तो 10 से 20 मिनट करने। जो मनुष्य इसको सुबह कर रहा है, जो आदमी, उसको शाम को भी कर सकता बिल्कुल है? ये तो देखिए इसका लाभ ही है। इसका लाभ ही आप करेंगे, जितना करेंगे और इसको एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो ये शरीर को लाभ तो पहुंचाएगा। अब वही बात है मैम कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो झिझकते हैं योग करने से। वो सोचते हैं कि उनको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे योग को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। तो ये कितना सच है, और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं? कुछ हद तक तो लाइफस्टाइल देखिए, जो ये प्रैक्टिकली जो भी हम योग करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली आपको जब पता चलेगा, जब आप योग करने लगते हैं, तो इन चीज़ों से आपको खाने में अपने आप ही मन आपका होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं लेना है, ये मेरे लिए ख़राब है। राइट। जो ये हमारा शरीर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। जब हम खुद प्रयोग करते हैं तब हमें पता चलता है। और जितने भी योग और प्राणायाम से जुड़ते हैं, वो अपने लिए खुद धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते जाते हैं जी। और योग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग झिझक करते हैं, नो डाउट ये एक योग के लिए जो है इसके पायदान है 7, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरा है। ऐसा नहीं है कि मैं यम को छोड़ दूं और नियम पे चली जाऊं। अच्छा। मैं नियम तो ये मानना शुरू कर दूं कि मुझे खाली पेट करना है, ये करना है, लेकिन यम, काम आदि वासनाओं से अपने आप को रोकना, ये भी इसका पहला है। उसके बाद यम, नियम, उसके बाद आसन। जब आपका नियम है उसी में आप आसन करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसका ये नियम नहीं है कि आपको जब भी याद आ रहा है आप बैठ के आसन कर रहे हैं, ये नियम है। प्राणायाम का भी अपना ये एक पायदान है, एक एक करके करना है जी। इसके पूरा ऐसा नहीं है कि जब मुझे याद आ गया जैसे मैंने किया, वो नहीं है। और इसके साथ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि इसको हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। जैसा कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ देखते हैं, टेलीविज़न पे भी आता है और लोग टेलीविज़न पे करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ही मैं बताऊं, कपालभाति की बात करती हूँ। कपालभाति जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैं चिकित्सक हूँ, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स और वो मुझे कहते हैं कि मैं इतने दिन से कपालभाति कर रही हूँ, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो वेट नहीं मेरा कम हो रहा है, और वहाँ तो फलां ऐसे कहते हैं, मैंने तो टीवी पे ऐसा भी देखा है, ये देखा। लेकिन कपालभाति भी सब लोग नहीं कर सकते हैं। जिसका ऑपरेशन हुआ है 6 महीने तक नहीं कर पाएगा, जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाएगा, किसी को पेप्टिक अल्सर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, प्रेगनेंसी में पूरी तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो कुछ भी करना है वो एक किसी योग्य गुरु की गाइडेंस में करना चाहिए। लेकिन मैम वही बात है ना सर, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि अभी ये जो हमारा जो टाइम चल रहा है वो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, और ऐसे में कैसे हम किसी प्रोफेशनल लर्नर के पास जाएं इस चीज़ के लिए। तो जो हमें को टीवी में जो हमारे को दिखा रहे हैं योग के बारे में, जो हम सीख रहे हैं, तो हम वही कर रहे हैं। तो उस बारे में हमें बताया कि उसके लिए क्या करना चाहिए। स्पेशली जी, ये आज के सिनेरियो में ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये बोलना कि कोविड का जो पीरियड चला हुआ है, सबको पता है कि ये जो वायरस है इसकी अभी ट्रीटमेंट कोई नहीं है जी, और इसका
जिसको पॉजिटिव भी हो गया है तो वो कैसे ठीक हो रहा है? थोड़ी दवाइयों से ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ठीक है। रीजन इज दिस कि हमने कैसे किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए हमारा जो योगा है वो बहुत ही, जिसका मान्य है, साइंटिस्ट ने माना हुआ है जी। तो कहने का मतलब इस वायरस से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नाक, मुंह, आंख के जरिए जो वायरस जाता है, तो जो फेफड़ों तक का जो हमारा हिस्सा है शरीर का, वो इन्फेक्टिव होता है। कोई भी योगिक एक्सरसाइज या हम जो प्राणायाम करते हैं, जिसमें कपालभाति है, जिसमें अनुलोम विलोम है, जिसमें भ्रामरी है, ऑक्सीजनेशन है ना, हमने ऑक्सीजनेशन, शुद्ध ऑक्सीजनेशन करनी है। ऑक्सीजन जब लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो सेल्स हैं, छोटे से छोटा यूनिट हमारी बॉडी का एक सेल होता है, उसमें जब प्योर ब्लड जाएगा तो वही एक इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी कोई चलती फिरती चीज़ तो है नहीं। इम्यूनिटी मीन्स कि सही टाइम पे हमने खाना है, सही टाइम पे उठना है, सही तरीके से अपने काम करने हैं, और सुबह और शाम कोई एक्सरसाइजेज के साथ, ये प्रूव्ड साइंस है कि इसको करके प्रॉपर वे से करने से लोगों की कई किस्म की बीमारियां ठीक हुई हैं जी। मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको योग से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 28000177, 28000178, शिमला का STD कोड 0177। मैम, अगर कोई बिगिनर है, कोई अभी न्यू कमर है, और कोई नया व्यक्ति करना चाहता है, योग सीखना चाहता है और वो स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि आजकल का लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे शुरू करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। एकदम हमें शुरू नहीं करना है और किसी योग्य गुरु के अंडर सुपरविजन में करना है जी। लेकिन जैसे आजकल लॉकडाउन का ज़माना है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे नेट पे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे गुरु हैं, देखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है, कितने समय से करवा रहे हैं, तो वो सब कुछ हमें मिलता है, अवेलेबल होता है, तो हम वो कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन भी आपको याद आ गया, आपने शुरू कर दिया, वही आपकी बिगनिंग है, और ये तो आप जितना इसमें करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपका इंटरेस्ट होता जाएगा जी। तो उनको कितने समय से शुरू करना चाहिए, मतलब, और कौन कौन से आसन से पहले स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, शुरू तो इसमें अगर मैं आसनों की बात करूं, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा शरीर, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें ये आसन ऐसा नहीं है कि आप एकदम करेंगे, ये तो डेली रूटीन की आपकी प्रैक्टिस है, धीरे धीरे इसको स्टार्ट करना होता है। तो आसन में भी आप लाइट, जैसे एक्सरसाइज लाइट जो हमारे आसन है, जैसे पद्मासन है, पद्मासन में मैं आपको बताना चाहूँ, मैं क्लास में देखती हूँ, स्टार्टिंग में तो पद्मासन में बैठना भी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बैठते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे पद्मासन से आगे हम जाएँ, थोड़े आसनों में करें, ताड़ आसन कर लिया, आप अपनी स्ट्रेचिंग, बॉडी स्ट्रेचिंग, बहुत सारे आसन हैं हमारे जो बहुत लाइट है, जिनको आप कर सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम में भी धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना है। तो प्राणायाम में सिंपली, अगर आप, ये मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि जो प्राणायाम शुरू करना चाहते हैं, सिंपली हमारा भ्रस्त्रिका प्राणायाम आता है, जिसमें आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। ये कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, ये सभी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे आप, उतनी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, आप खुद को आपको रिलैक्सिंग सा फील करेंगे। उसके बाद फिर आप जो है प्राणायाम, जो ये आप भ्रस्त्रिका है, उसके बाद ही अनुलोम विलोम या कपालभाति शुरू करें। इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा जी सर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक ये प्रोटोकॉल बनाया है, सिंपल से सिंपल जो आसन है, खड़े होके कौन से आसन करने हैं, लेट के कौन से आसन करने हैं, ऊपर के शरीर के कौन से सिंपल से सिंपल आसन, वो उन जो हमारे जो प्रबुद्ध, बड़े जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने एक प्रोटोकॉल बना के ये एक प्रोटोकॉल दिया है, जिसको कोई भी आदमी बड़े से बड़े सिंपल वे से, बड़े आसानी से उसको कर सकता है। और रही जो प्राणायाम की बात है, ये आम जनता तक ये पहुंचना चाहिए। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको स्ट्रेस है,
स्ट्रेन है, बिल्कुल, एंजाइटी है, बिल्कुल। आप 5 मिनट 2 मिनट समय निकाल के आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेके छोटे मोटे जो कपाल भाती तो छोड़ो, वो तो ऑफिस में नहीं होगी, लेकिन अनुलोम विलोम, लंबी सांस तो रोक क्या के लेना। जैसे आप बता रहे हैं कि ऑफिस में भी ये किया जा सकता है, बिल्कुल आप सिंपल। अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, हाँ, हाँ। योग कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए किसी पर्टिकुलर आसन में बैठना जरूरी नहीं है? आप नहीं, सिंपल किसी है, में भी आप- नहीं। आप बैठिए जब भी आपको लगता है। कुछ एक हमारे प्राणायाम है, जैसे कि मैं भ्रस्त्रिका कह रही हूँ, उसके साथ हमारी आती है भ्रामरी, जिसमें आपको बहुत ही रिलैक्सिंग है। आपको सिर्फ एक, जैसे मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से ये रख के कान बंद करके जी। नाक के द्वारा ओम का उच्चारण करना है। अच्छा। और एक मतलब अल्फा वेव्स, बहुत गहरी जो साउंड आती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। ये आप करें, कभी भी करें। इसके लिए तो हम ये कहते हैं, जैसे बहुत सारे प्राणायाम या हमारे आसन है जिसे हम ये कहते हैं, जैसे महिलाओं के लिए हम, कि आपको पीरियड्स टाइम में नहीं करने हैं, लेकिन आप भ्रामरी करें, और ये जो आप गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना, ये बहुत बढ़िया है। आप प्राणायाम पीरियड्स के टाइम ना करें। जो हमारे आसन है, बहुत सारे आसन हैं मैक्सिमम, जी। और प्राणायाम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि माहवारी के दौरान नहीं करना नहीं है। करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भ्रामरी आप कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, आप ये कर सकते हैं। और जी। ये जब आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। और इसके साथ अगर आप सुबह शाम कुछ नहीं है तो ओम का उच्चारण करें। ओम जो है, ये वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं, आपको बहुत रिलैक्स करेंगे। जी। हम नियम की बात करें योग में, तो क्या ऐसा है कि इसमें नहा के ही आप नहाने धोने के बाद ही आप इसको शुरू कर सकते हैं सुबह? क्या ऐसा भी कोई कंसेप्ट है? अपनी जो दिनचर्या है, अपने जो सारे जो कर्म हैं, हमारे जो नित्य कर्म, जी। स्पेशली उनसे निवृत्त होके ही करना चाहिए। मतलब नहाने के बाद ही करना चाहिए? नहाना, अपना शौच आदि जाने के बाद, ये सारी चीजें जो है ना, अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके ही। स्पेशली ये एक इसमें असूल है। जी। इन केस अगर कोई आदमी का डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग है, कोई दिन को काम करता है, उसको समय नहीं है, तो वो रात को सोएगा। राइट। अच्छा, कोई नाइट ड्यूटी करेगा तो उसको दिन को सोना होता है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे प्राणायाम की डॉक्टर साहब ने बात की, वो आप जब भी आप टेंशन में हैं, आप रिलैक्स होने के लिए आपने जो भी प्राणायाम की क्रियाएं करनी है, उसको जो योगा में जो चाहिए, जो कोई प्रोग्राम हमारे गुरु बाबा रामदेव का आता है, औरों के आते हैं, उनमें वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन क्रियाएं जो हैं वो नित्य निवृत्त, अपनी जो शारीरिक जो हमारे नित्य कर्म हैं उसके बाद ही करने चाहिए। जी। कोरोना वायरस का जो अभी, जैसे कि हम जानते हैं कि समय चल रहा है, ऐसे में लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या इसमें योग उपयोगी है? इस बारे में बताएं। बहुत ज़्यादा उपयोगी और है। कैसे और कौन कौन से आसन? जैसे हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो योग है, ये हमें ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है। और इस समय जो कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, इस समय बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, जी। स्ट्रेस में हैं, तो इसको दूर करने के लिए योग और प्राणायाम से बढ़िया कोई भी साधन नहीं है। जी। और इसमें सारी क्रियाएं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमारे एक प्रोटोकॉल बने हुए हैं, छोटे छोटे प्रोटोकॉल हैं, जिसमें हमें आसन भी आ रहे हैं, प्राणायाम भी आ रहे हैं, सब कुछ है। तो वही हम अभी 21 जून को जो है वही हम प्रोटोकॉल अभी फॉलो करेंगे, और इसमें सब देखेंगे, तो ये कर सकते हैं। मेडिटेशन की भी आप बात करें इसमें अगर, तो मेडिटेशन भी योग का ही एक पार्ट माना जाता है। तो मेडिटेशन इतना आसान नहीं है, ऐसा लोगों की भ्रांति है लोगों में कि मेडिटेशन आसान है, क्योंकि कई तरह के विचार आते हैं जब वो दिमाग में, जब वो आंखें बंद करते हैं और कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा आपके पास कोई उपाय है कि लोग आसानी से मेडिटेशन कर पाए? बहुत छोटा सा उपाय है मैम। जी। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आप जब प्राणायाम कर रहे हैं, आप सांसों पे ध्यान दें। अगर वो सांस पे ही ध्यान देते हैं, वो भी एक मेडिटेशन है, वहीं आपका ध्यान जा रहा है। ध्यान का मतलब है कि आपको कुछ और नहीं सोचना है, कहीं पे भी आप कहीं पे भी ध्यान अपना लगाना है। और जब आप उस पे ध्यान लगाएंगे, चाहे वो आपकी सांसों पे आप लगा लें, या आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, उसका जाप करते हुए आपको बाहरी दुनिया से दूर जाना है,
और कहीं पे भी कंसंट्रेट करना है। या फिर आपका जैसे यहाँ पे आज्ञा चक्र है, हम कहते हैं आप अपने आज्ञा चक्र पे ओम बना लें, प्रणव बना लें और ओम का उच्चारण करते जाएं। जब आप ओम करते जाएंगे उसी पे ध्यान लगेंगे, अपने आप ही ध्यान अटकेगा। मतलब ये सोचना, ये प्रैक्टिकली है सब कुछ मैम, और ये कोई भी करेगा तो जो प्रैक्टिकली करेगा उसको लगेगा। और थोड़ी देर बाद जब वो अपना ध्यान, जैसे आप कह रहे हैं कि लगता नहीं है, जब आप करेंगे आप उसी पे सोचेंगे कि मैं जो सांस ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ उसी की तरफ ध्यान जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान इधर उधर से नहीं जाएगा, सिर्फ उसी पे लगे और यही ध्यान है। तो आपको मतलब मेडिटेशन करना है, कहीं पे भी ध्यान लगाना है। जी, छोटे बच्चों में कब से शुरू करें, उनको योग सिखाना कब से शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं। 5 वर्ष कम से कम, मतलब ताकि उनकी कंसंट्रेशन। एक्चुअली मैम जो 5 साल तक जो है बच्चों की अपनी नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, अपने नॉर्मल। अब मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी, हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं, ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि आप हमें बताइए डॉक्टर साहब कि इनको ब्रेन के लिए बूस्टर क्या हम दें, ब्राह्मी शुरू करें, ये करें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 5 साल तक जो है बच्चे को अपने नॉर्मल रहने दें, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना करें। हाँ, ये जो छोटे छोटे आसन, प्राणायाम, भ्रामरी वगैरह ये कर सकते हैं। ये हम छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, हाँ, ताकि उनका लाइफस्टाइल अभी से अच्छा रहे और वो अपनी लाइफ में आगे जाए। बिल्कुल। आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ बांटी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय हमारा योग दिवस है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा और योग को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएंगे। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।